सुप्रभात। हिंदी कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास क्या है, समास के कितने प्रकार है और हम कैसे उन समासों को पहचानेंगे। तो ये सब हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सोचिए अपने मन में कि किसी भी राजा के पुत्र को क्या कहते हैं, और आपके मन में जो आंसर आएगा वो होगा कि किसी भी राजा के पुत्र को कहते हैं राजपुत्र या राजकुमार। इसी तरीके से जिस कमरे में रसोई बनाई जाती है, खाना बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि जिस कमरे में रसोई बनाई जाती है उसे कहते हैं रसोई घर। आगे चलते हैं तो देखते हैं गंगा नदी के पानी को क्या कहेंगे। हम लोग जो गंगा नदी के पानी को अधिकतर हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं गंगा जल, यानी गंगा नदी के पानी को कहेंगे गंगा जल। कमल के समान आंखों वाली स्त्री को क्या कहेंगे? तो उत्तर होगा कि कमल के समान आंखों वाली स्त्री को कहेंगे कमल नयनी। अब हमें जो उत्तर मिले थे राजपुत्र, रसोई घर, गंगा जल और कमल नयनी, ये हमें 4 उत्तर मिले हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से ये जो उपरोक्त शब्द है ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समास। ठीक है, क्योंकि हमने जो है राजा का पुत्र जो था वो उसे हम कहते थे राजपुत्र, उसे राजा का पुत्र नहीं कहा। और जिस कमरे में हम रसोई बनाई जाती है उतना ना बोलते हुए हमने उसे क्या बोल दिया? रसोई घर बोल दिया। गंगा नदी के पानी को हमने क्या कहा? गंगा जल। और जिस जिस स्त्री के कमल के समान नयन है उसको हमने कहा कमल नयनी। तो ये जो हमने उसे संक्षेप में कर दिया, ठीक है, उसका जो रूप था वो छोटा कर दिया। तो ये जो छोटा रूप करना है, ये जो छोटा रूप हमारे सामने आया है राजपुत्र, रसोईघर, गंगा जल और कमल नयनी, तो ये व्याकरण की दृष्टि से समास कहलाते हैं। अब समास का अर्थ क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया, समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त, यानी छोटा करना। ठीक है, उसका संक्षिप्त रूप करना किसी वाक्य का। तो समास की परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब ये देखो, 2 या 2 से अधिक शब्द होना चाहिए और उन शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनेगा वो भी क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। और बिना अर्थ का रहेगा तो वो समास नहीं कहलाएगा। तो ये जो सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब हमें देखिए यहाँ पर राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र जो है वो हमें उसका हमने समास बनाया, तो नया शब्द हमने बनाया क्या? राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र बनाया। रसोई के लिए घर, इतना ना बोलते हुए हमने एक नया शब्द बनाया और उसे कहा रसोई घर। ठीक है, इसी तरीके से गंगा नदी का जो जल है, इतना ना बोलते हुए हमने कहा गंगा जल। कमल के समान आंखों वाली, इतना ना बोलते हुए हमने क्या बोल दिया? कमल नयनी। तो ये जो राजपुत्र है, रसोई घर है, गंगा जल है, कमल नयनी है, ये सब क्या है? समास है। क्या है? समास कहलाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी, ये समास की प्रक्रिया है। ठीक है, अब समस्त पद या सामसिक पद किसे कहेंगे? तो हमने अभी देखे थे कि ये जो हमने बनाया है, राजा का पुत्र का जो हमने बनाया राजपुत्र, रसोई घर के लिए हमने जो बनाया रसोई घर, गंगा नदी के लिए जो हमने संक्षिप्त रूप बनाया वो है गंगा जल, और कमल के समान आंखों वाली, इस वाक्य के लिए हमने जो संक्षिप्त रूप बनाया वो है कमल नयनी। तो ये जो ऐसा बनाने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। और ये जो शब्द हमें मिले हैं, जैसे कि ये राजपुत्र मिला है, रसोई घर मिला है, गंगा जल मिला है, कमल नयनी जो मिला है, ये समस्त पद या सामसिक पद कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, ये जैसे राजपुत्र, ये क्या है? समास का समस्त पद है, यह सामसिक पद है। ठीक है, अब समास का विग्रह किसे कहेंगे? तो जो हमें समस्त पद मिला था राजपुत्र, ठीक है, ये जो हमें मिला ये राजपुत्र, इसको हमने
पूरा इसका विग्रह करें तो हमें वो जो विग्रह मिलेगा वो कहलाएगा राजा का पुत्र, या इसे हम इस तरीके से विग्रह कर सकते हैं, राजा का पुत्र, जिसका अर्थ भी वही रहेगा। राजपूत का पुत्र का भी अर्थ वही है और राजा का पुत्र भी वही अर्थ दे रहा है। तो इस तरीके से जो हमने इसका एक परसर्ग लगा के उसका विग्रह किया है और उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्थ स्पष्ट किया है एक्चुअली, तो वो है समास का विग्रह कहलाता है। और राजपुत्र जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये राजपुत्र क्या है, ये समस्त पद है, और ये राजा का पुत्र जो है जो ये उसका विग्रह है। ठीक, अब यहाँ देखिए हमारे पास 4 समस्त पद है और 4 समास का विग्रह है। तो पहला जो समस्त पद है राजपुत्र और इसका विग्रह है राजा का पुत्र। दूसरा जो समस्त पद है रसोई घर और इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें रसोई के लिए घर। इसी तरीके से देखिए गंगा जल और इसका विग्रह करें तो गंगा नदी का जल। चौथा है कमल नैनी, ये सब समस्त पद है, ये क्या है हमारे, ये समस्त पद है चारों, और ये जो चारों है ये समास का विग्रह है। तो कमल नैनी का विग्रह क्या हुआ, कमल के समान आंखों वाली। तो ये याद रखना आप कि ये जो है राजपुत्र, रसोई घर, गंगा जल, कमल नैनी, ये क्या है, समस्त पद है। और राजा का पुत्र, रसोई के लिए घर, गंगा नदी का जल, कमल के समान आंखों वाली, ये समास का विग्रह कहलाता है। अब समस्त पद में कितने पद होते हैं, जैसे रसोई घर जो था वो एक समस्त पद था, अब उस समस्त पद में कितने पद होते हैं, तो ये एक चीज है, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि प्रत्येक समास समस्त पद 2 पदों से मिलकर बनता है। चाहे वो कोई भी समास का समस्त पद हो, वो 2 पदों से मिलकर बनता है। यानी हर समस्त पद में, यानी प्रत्येक समस्त पद में 2 पद होना ही होना है। ठीक है, अब हम उदाहरण लेते हैं इसका, रसोई घर का उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पीले कलर में है ये पहला पद है और ब्लू कलर में जो है वो दूसरा पद है। तो पहला पद हमारा क्या हो गया, रसोई। ठीक है, इसे पूर्व पद भी कहते हैं। और दूसरा जो पद है वो है घर और उसे उत्तर पद भी कहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी समस्त पद होंगे, ऐसे जितने भी समस्त पद होंगे उसके अंदर 2 पद होंगे, 2 पदों से मिलकर ही बनता है समस्त पद। तो ये याद रखना है कि प्रत्येक समस्त पद में हमको 2 पद मिलेंगे। ठीक, जो पहले लिखा है वो पहला पद कहलाएगा, जो बाद में लिखा हुआ मिलता है वो दूसरा पद, यानी पूर्व, पहला वाला पूर्व और बाद वाला उत्तर पद। अब प्रत्येक समस्त के दोनों पदों में से एक पद प्रधान होगा तथा एक गौण। ठीक है, एक क्या होगा, प्रधान होगा और एक क्या होगा, गौण होगा। प्रधान का मतलब मुख्य होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा जो होगा गौण मतलब जनरल होगा, सामान्य होगा। और कभी कभी क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है, यानी दोनों जो पद होते हैं, समस्त पद के जो दोनों पद होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आवृत्ति। इन्हीं आधार पर क्या हुआ, समास को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है कि यदि पहला पद प्रधान है, जैसे यहाँ उदाहरण देखो, अगर ये मान लो पहला पद प्रधान है तो और दूसरा पद गौण है तो एक अलग प्रकार का समास होगा। अगर दूसरा पद प्रधान है, पहला पद गौण है तो दूसरे प्रकार का समास होगा। और अगर दोनों पदों में शब्द की आवृत्ति हो रही है तो एक अलग समास होगा। अगर दोनों पद प्रधान है तो एक अलग समास होगा। अगर दोनों पद गौण है तो एक अलग समास होगा। तो इसी आधार पर क्या हुआ कि समास को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अब वो प्रकार कौन से, वो देखते हैं कि समास के कितने प्रकार है। समास के मुख्य 6 प्रकार है। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रकार है ये देखिए। पहला है आपका अवयवी भाव समास। ठीक, दूसरा आपका आएगा तत्पुरुष समास। तीसरा आएगा आपका कर्मधारय समास। चौथा आएगा आपका द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास और छठवा बहुव्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार होते हैं समास के।
धन्यवाद। यहाँ हमारा समास का परिचय, अर्थ, परिभाषा और प्रकार समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम विस्तार से समास के सभी प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। समास से संबंधित सभी वीडियो के भाग यहाँ दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अवयवी भाव समास के साथ।